अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में वही वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं जिस तरह के केसेस हमें अपनी रूटीन प्रैक्टिस में मिलते हैं। अभी चंद दिन पहले हमने एक केस किया है जिसमें एक खातून जिनके पेट में बहुत ही ज़्यादा पानी था और वो पानी उनका घर में ही लीक हो गया और फिर वो उसके बाद एक ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट के पास गई। वहाँ उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से उनका केस कर सकें, लेकिन जब उनकी डिलीवरी नहीं हो पाई तो उन्होंने उसको ऑपरेशन के लिए हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास रेफर कर दिया। जब उनका हमने केस किया, ऑपरेशन किया, तो जो बच्चा पैदा हुआ वो सर से लेके पांव तक पूरा ही बच्चा सूजा हुआ था। उस बच्चे को बहुत ज्यादा पूरी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग थी। जो डायग्नोसिस उसका बना वो था हाइड्रॉप्स फिटालिस। हाइड्रॉप्स फिटालिस का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर सर से पांव तक पानी ही पानी होता है उसके बॉडी टिश्यूज के अंदर। इसको आप हाइड्रॉप्स पानी की वजह से कहते हैं और फिटालिस का मतलब है फीटस, यानी वो बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ, अभी माँ के पेट के अंदर ही है। तो उस बच्चे को, वो जो अभी पैदा नहीं हुआ, उस बच्चे का पूरा जिस्म सूजा हुआ होता है। मतलब उसकी जिल्द के नीचे बहुत पानी होता है, उसके पूरा जिस्म में होता है। अब अगर तो पानी जिस्म के सिर्फ एक हिस्से में है, जैसे कि सिर्फ कुछ बच्चों के सर में ही सिर्फ पानी होता है, तो उसको आप हाइड्रॉप्स फिटालिस नहीं कहेंगे। जब तक दो या दो से ज्यादा बॉडी सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व ना हो तब तक आप इसको हाइड्रॉप्स फिटालिस नहीं कहते। तो पहली बात हुई कि पूरे जिस्म में पानी भरा हुआ है और उस बच्चे के जिस्म में जो अभी माँ के पेट के अंदर ही है उसे हाइड्रॉप्स फिटालिस कहते हैं। और इसमें हमने कहा कम से कम दो सिस्टम्स के अंदर तो ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन ये जो बच्चा पैदा हुआ इसके दिल के इर्द गिर्द भी पानी था, इसके फेफड़ों के इर्द गिर्द भी पानी था, इसके पेट में भी पानी था, इसके सर की जो ये स्कैल्प है, यानी कि सर का जो हड्डी के ऊपर का जो हिस्सा है मांस वाला, उसके अंदर भी पूरा पानी ही पानी था। अब सोचने की बात यह है कि हाइड्रॉप्स फिटालिस यानी पूरा बच्चा सूजा हुआ माँ के पेट के अंदर क्यों होता है। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक इम्यून कॉजेज हैं और दूसरी नॉन इम्यून कॉजेज हैं। इम्यून कॉजेज से मुराद है जहां भी एंटीजन और एंटीबॉडीज का मसला पैदा होता है उनको हम इम्यून कॉजेज कहते हैं। इसकी मिसाल RH इनकम्पैटिबिलिटी है। जब माँ का जो खून का ग्रुप है वो नेगेटिव है और बच्चा जो है उसके खून का ग्रुप पॉजिटिव है, तो फिर ये मसला पैदा होता है, क्योंकि माँ का जो खून है वो बच्चे के अंदर गर्दिश करता है और बच्चे का भी कुछ खून माँ के अंदर चला जाता है, उसके रेड सेल्स भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से माँ के खून के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं जो अगली प्रेगनेंसी में जाके आने वाले बच्चे के खून के सुर्ख सेल्स के ऊपर वो एंटीबॉडीज जो लग जाती हैं और वो खून के सुर्ख सेल्स को तोड़ देती हैं। तो इस तरह से जब खून के सुर्ख सेल, रेड सेल्स टूट जाते हैं तो बच्चे में खून की बहुत कमी पैदा हो जाती है। और फिर क्या होता है कि ये जो खून है पतला होने के बाद इसके वेसल्स के अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम हो जाता है और ये ब्लड जो है, इसके अंदर जो पानी है वो खून की नालियों से रिस रिस के बच्चे के जो मांस है उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और पूरा बच्चा सूजा हुआ फूला हुआ पैदा होता है। लेकिन इसका इलाज है। अगर कोई मदर RH नेगेटिव है, यानी उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव, A नेगेटिव या B नेगेटिव है, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली खवातीन को बच्चे की पैदाइश के बाद 72 आवर्स यानी 72 घंटों के अंदर अंदर अगर आप एंटी डी इंजेक्शन लगा देंगे तो ये जो एंटी डी इंजेक्शन है ये माँ के ब्लड के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज के साथ खुद अटैच हो जाएगा और उनको उनका साइज ऐसा हो जाएगा कि वो फिर प्लेसेंटा को क्रॉस करके अगले बच्चे की दफा प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक नहीं पहुंच सकेंगी ताकि वो बेबी का ब्लड तोड़ सके। तो इसका तो ये कामयाब इलाज मौजूद है कि तमाम खवातीन जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो उन्हें उनके घर अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बेबी पैदा होता है तो आप उन्हें एंटी डी इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन जिस केस की बात मैं आपसे आज करने जा रही हूँ उस केस में मदर का ग्रुप जो था ब्लड ग्रुप वो O पॉजिटिव था और उसका फादर भी पॉजिटिव था।
दोनों की कजन मैरिज हुई थी और इनकी फैमिली में पहले से एबनॉर्मल बेबीज मौजूद थे। मतलब इनके खानदान में मुख्तलिफ लोगों के घर एबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर के साथ, स्वेलिंग के साथ बच्चे पैदा हो चुके थे। और इनकी अपनी, ये इसका फोर्थ बेबी था, लेकिन इसकी एक बेबी गर्ल, सभी बेबी गर्ल हुई। पहले दो नॉर्मल बेबी गर्ल्स हुई, फिर एक बेबी गर्ल पैदा हुई, वो मरी हुई पैदा हुई और पूरी सूजी हुई पैदा हुई। अब ये इसका फोर्थ प्रेगनेंसी थी और इस चौथे हमल में भी ये जो बच्ची थी, जिसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे बीच में, 32 हफ्ते 32 वीक्स पर ये बेबी गर्ल जो है, ये माँ के पेट में ही पूरी सूजने के बाद ये इसकी डेथ हो गई। और उसके बाद इसका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड पे हो गया और फिर हमने सिजेरियन करके इसको डिलीवर करवाया। तो ये जो मदर पॉजिटिव ग्रुप के साथ है, ये नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फिटेलिस का केस था। इसमें एंटीजन एंटीबॉडीज का वो सिलसिला नहीं था जो कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों में होता है। अब देखते हैं इसमें क्या वजूहात होती है। इसमें सबसे बड़ी वजह है खून की कमी, बच्चे के अंदर खून की कमी। कि अगर बच्चे के दिल का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो ठीक से नहीं बना, या बच्चे के फेफड़े सही से नहीं बने, बच्चे का खून किसी तरह से कम हो जाता है, बच्चा अनीमिक है। क्यों? अगर तो ऐसा हुआ कि माँ का जो खून है उसके अंदर बच्चे का ब्लड आ जाता है तो बच्चा अनीमिक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, ट्विन प्रेगनेंसी होती है और उन दोनों का एक ही प्लेसेंटा होता है, तो एक ट्विन का जो ब्लड है वो दूसरे ट्विन के अंदर चला जाता है। अब एक में ब्लड बहुत कम है और दूसरे में बहुत ज्यादा है। दोनों ही केसेस में हाइड्रोप्स फिटेलिस होगा, दोनों बच्चों को होगा। एक में खून की कमी की वजह से और दूसरे के अंदर खून के बहुत ही ज्यादा हो जाने की वजह से। होता क्या है कि खून की नालियों में से जो फ्लूइड है, जो पानी है, वो लीक होके बाहर जाता है, बाहर जाके वो टिश्यूज के दरमियान आ जाता है। आमतौर पे ये फ्लूइड जो है ये फिर लिम्फ वेसल्स के अंदर चला जाता है और लिम्फ वेसल्स जो हैं वो इसे कलेक्ट करके दोबारा सर्कुलेशन में भेज देती हैं। लेकिन अगर वेसल्स लीकी हों या वेसल्स जो हैं वो उनके अंदर जैसे कुछ बच्चों में जिगर की बीमारी होती है, उनकी बॉडी में प्रोटीन नहीं बनती, तो एल्ब्यूमिन ना होने की वजह से उनके खून की नालियों के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से ज्यादा फ्लूइड बाहर लीक आउट हो जाता है। या फिर कुछ बच्चों में राइट हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो वो पूरी बॉडी का ब्लड नहीं ले पाता, वो ब्लड पीछे ही प्रेशर के साथ बना रहता है, तो उसमें भी वेसल्स के अंदर से फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है। यानी कि वेसल्स लीकी हो सकती हैं, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो सकता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो सकता है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लिम्फ वेसल्स ब्लॉक होती हैं, तो वो जो है ना, वो टिश्यूज का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको वापस नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाती, तो ये एडिमा हो जाता है। तो फिर इस तरह से अगर हम वजूहात की लिस्ट को देखें तो बड़ी वजह खून की कमी, दूसरी वजह कंजेनिटल हार्ट डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, बच्चों में दिल की बीमारी, इसके अलावा टॉर्च इन्फेक्शंस के अलावा कुछ जेनेटिक रीजंस होती हैं, टर्नर सिंड्रोम है। इसके अलावा अल्फा थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चों का खून कम हो जाता है, आरबीसीज टूटते हैं। और इसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं जिनकी वजह से नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फिटेलिस देखने को मिलता है। ये कंडीशन 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे आप अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बच्चे की स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा एडिमा नज़र आता है, चेस्ट में एडिमा नज़र आता है, पेरिटोनियल केविटी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड यानी साइटिस नज़र आती है, और इस तरह से आप इसको डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा इसकी जो कॉज को जब आपने डायग्नोज करना है तो आप मदर का ब्लड ग्रुप करवाते हैं, आप उसमें कूम्स टेस्ट करवाते हैं। कूम्स टेस्ट अगर आप डायरेक्ट करवाएंगे तो भी आपको पता चलेगा, और अगर आप मदर के ब्लड में इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट भी करवा सकते हैं। क्ले हॉर टेस्ट जो है उसमें आपको पता चलेगा कि बच्चे के कितने परसेंट जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो मैटरनल सर्कुलेशन में मौजूद है। इसी तरह आप जेनेटिक स्टडी कर सकते हैं जिसके लिए आप एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और उस एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर आप कैरियोटाइपिंग करवा लेते हैं, और इसके साथ साथ आप जो हैं वो ट्रांसकुटेनियस अम्बिलिकल आर्टरी के जरिए से बच्चे का ब्लड लेके उसके एचबीबी आप चेक कर सकते हैं। तो जब ये इलेबोरेट टेस्ट्स आप करते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि नॉन इम्यून
हाई ड्रॉप्स फिटालिस के कॉज, आखिर इसकी कॉज क्या है, इसकी जेनेटिक कॉज है या इसकी कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि सिफिलिस की इन्फेक्शन है और साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन है, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन है, कॉक्से की इन्फेक्शन है। तो ये कुछ इस किस्म की इन्फेक्शंस हैं जो इसको इसकी वजह बन सकती हैं। तो ये बच्चा हमारे पास 32 वीक्स में आईयूडी था, मतलब डेड ही पैदा हुई ये बच्ची थी और इसकी जेनिटेलिया की भी स्वेलिंग थी, स्कैल्प की भी स्वेलिंग थी, फेस, इसके लिप्स बहुत स्वॉलन थे। तो इसमें हिस्ट्री थी कज़न मैरिज की और साथ में प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल डिलीवरी। तो इसके ऊपर फिर हमने पेरेंट्स को उनकी हमने काउंसलिंग की और साथ ही हमने कुछ टेस्ट उनको सजेस्ट किए ताकि उनके आने वाले बच्चे जो हैं वो इस मसले से बच सके और वो अपनी कंडीशन को और अपनी फैमिली को समझ के आगे फैमिली प्लानिंग भी कर सके। देखते रहिए हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल। इजाजत देती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज।